हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 30 जीके जीएस और जीए के प्रश्नों का सेट 9 लेकर के आ गया हूं। और मुझे पता है कि इस सेट का आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये आपके जो डिफेंस में जाने का सपना है, जो आपके एक एग्ज़ाम से होके भी गुजरता है, उसको पूरा करने में ये हमारा जो वीडियो सीरीज है ये आपकी मदद करता है। तो जो भी हो, आप इस वीडियो को देखें। और अभी तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि काफ़ी चीज़ें, यानी कि मैंने एक वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन लाता हूं, तो 240 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, तो उसमें आपने अच्छी खासी नॉलेज गेन करी होगी। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी बेहतर से बेहतरीन तक चीज़ें आपको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आपका मुझे बस इतना सा ही हेल्प चाहिए कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जो वो देखें तो उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारे मित्र ने, क्योंकि आप व्हाट्सएप जोक या फ़नी वीडियोस तो शेयर करते ही हो, तो एक बार कुछ काम की चीज़ें भी भेज दो, जो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी भी बदलने में मदद हो। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी को आप एक पल के लिए हंसा सकते हो, एक पल के लिए रुला सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को ज्ञान देते हो, विद्या देते हो, तो वो हंसी जो है उसके जीवन भर रहेगा। किसी भी वीडियो, किसी भी फ़नी वीडियो या किसी चीज़ से क्या होता है कि आप उसको पल भर के लिए उसका स्ट्रेस दूर कर दोगे, लेकिन अगर एजुकेशन उसके साथ है तो वो ज़िंदगी भर के लिए, वो एडुकेटेड अगर है तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वो खुश रहेगा। ऐसी बातें आप समझ सकते हो। तो एडुकेशन को शेयर कीजिए, बिकॉज एडुकेशन को आप जितना शेयर करोगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि हाल में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियंस डे। तो वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है 8 जून को, 8 जून को प्रति वर्ष, ठीक है। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी 8 जून को ही मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए, एक वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं जून माह के सभी डेज, ठीक है, सभी डेज आपको एक जगह उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, एक जगह विथ देयर थीम्स। और ये मैं अब सोच रहा हूँ कि मंथली, हर माह इस चीज़ को मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। हर माह थीम्स के साथ लाना है, इसीलिए मुझे उस माह का वेट करना पड़ेगा। तो सभी उस माह में मैं जितने भी डेज होते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, प्लस इंडिया के लिए नेशनल, ठीक है। हर राज्य का, हर देश का अलग अलग थीम होता है, तो उसको नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। हर देश का अलग अलग डे होता है अपना नेशनल डे, हम लेकिन इंडियन नेशनल डे पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे उस वीडियो के लिए भी अगर एक्साइटेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कहते हैं डॉग स्टार, डॉग स्टार, ठीक है। और तारा, तारा जो है इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन क्रिया से होता है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष किस वर्ष हुआ था? यानी कि इनका बर्थ ईयर पूछा गया है आपसे, इनका बर्थ ईयर। तो इनका बर्थ ईयर है 1897, 1897। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी को हुआ था उड़ीसा के कटक में। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो नाम दिया था, नेताजी जो नाम है ये हिटलर ने दिया था। ये नाम जो आप देख पा रहे हैं नेताजी, ये हिटलर ने दिया था, ठीक है। और दिल्ली चलो तथा जय हिंद जय भारत का नारा जो है वो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हो सकते हैं, जिनमें 238 सदस्य राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, जो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए हों। जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा में थे, रेखा भी राज्यसभा में थी, ठीक है। इसी तरह से
ये जावेद अख्तर भी एक बार राज्यसभा में पहुंचे थे। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो मतलब कि जिन्हें हम जानते हैं अच्छे से। बहुत से लोग जैसे विज्ञान में सेवा देने वाले, समाज क्षेत्र में सेवा देने वाले, साहित्य में सेवा देने वाले बहुत से लोगों को हम नहीं भी जानते हैं, लेकिन जो हमारे सामने हमसे रूबरू होते हैं टीवी पे, स्पोर्ट्स फील्ड पे, तो उनसे क्या है कि हम जैसे पहचानते, जैसे रेखा को आप पहचानते होंगे, सचिन तेंदुलकर को पहचानते होंगे, जावेद अख्तर को आप पहचानते होंगे, ऐसे और भी बहुत सारे राज्यसभा में हमारे एक्टर्स और सिंगर्स वगैरह और स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऐसे ही आते जाते रहते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? अब लाइपेज देखो, यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दो समझ लो कि वसा का जो पाचन करता है वो लाइपेज के द्वारा होता है। ठीक है, वसा होता है फैट, और फैट का पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज करता है। और ये बनता कहाँ पे है, कहाँ से निकलता है ये? तो ये निकलता है अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से, याद रखेंगे। और अग्नाशय ग्रंथि रस से लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम भोज्य पदार्थ प्रोटीन को, ये प्रोटीन को पचाता है और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? एमएलए का पूरा रूप क्या है? तो एमएलए का है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे मेजर हो गया, यहाँ पे मेंबर होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ पे आप मेंबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलए का पूर्ण रूप होता है। और विधानसभा का अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद में अधिकतम कुल विधानसभा सदस्य के 1/3 हो सकते हैं, न्यूनतम 40। ओके, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की संसद को हम डाइट कहते हैं, डाइट। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं, जो सेल्स होते हैं, हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है, तो सेल्स के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। वहीं फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी जो है ये परजीवी जीवों का अध्ययन है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। समझ गए आप? और तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे जो शरीर में नसें हैं, तंत्र हैं, तंत्रिका हमारी इधर से उधर पूरे शरीर में नसें फैली हुई हैं, आपको पता है, उसका अध्ययन ये कहलाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? तो ये मैंने पहले ही बताया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक है, और ये नियॉन का 10 होता है, क्लोरीन का 11 होता है, और सोडियम का शायद 8 या 9, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बिलो 12 ही होता है। ओके, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर। इसके लिए देखो कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यानी कि आप सभी तीर्थ बार बार जाओ, लेकिन अगर आप एक गंगा सागर जाते हो तो गंगा सागर से, ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि गंगा सागर से जो आपको पुण्य मिलता है वो सारे तीर्थ बार बार जाने पे भी उतना पुण्य आपको नहीं मिलता है। तो एक बार अगर आपको मौका लगे तो आप गंगा सागर मेला जरूर जाएं। और बंगाल की खाड़ी में तट के समीप स्थित द्वीपों में जो है वो सागर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप और हेयर द्वीप है। और सागर द्वीप का नाम गंगा सागर द्वीप भी है। और बंगाल की खाड़ी में नदियों के जल और मिट्टी के अनुच्छेद द्वारा कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है? तो सबसे छोटी और प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का मुखिया प्रमुख होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है पौधा। पौधे से जो ऊर्जा निकलेगी वो बार बार रिन्यूएबल होती है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन नवीकरणीय, अनवीकरणीय है। ठीक है,
याद रखेंगे। और नमक चरणीय ऊर्जा का अर्थ है जिसका पुनर्चरण संभव है, जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे नमक चरणीय नहीं होगा, ये नवीकरणीय होगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है जो बार बार हम कर सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? डांडेली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है आपको कर्नाटक में, कर्नाटक में। और वहीं कर्नाटक के अन्य वन्यजीव अभयारण्य जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, भद्रा अभयारण्य, पक्षी बांदीपुर पक्षी विहार और नेशनल पार्क, ये भी, यानी कि बांदीपुर पक्षी विहार भी है और बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। उसके बाद वेणुगोपाल नेशनल पार्क, मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य, नागरहोल नेशनल पार्क, शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य और तुंगभद्रा, और इसके अलावा रंगाथिट्टू पक्षी विहार। तो ये सभी कहाँ पे? कर्नाटक में ही आते हैं, तो याद रखेंगे आप। आगे है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन ये 170 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद संख्या 170 के तहत। और विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होगा, कैसा होगा? तो अगर उत्तल प्रतिबिंब में उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। ओके। और उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यही कारण है कि अनंत और ध्रुव के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? मोतियों का शहर हम कहते हैं हैदराबाद को, हैदराबाद। ठीक है। और मोतियों का द्वीप बहरीन और हिंद महासागर का मोती श्रीलंका कहलाता है। ठीक है। मोतियों का शहर हैदराबाद, मोतियों का द्वीप बहरीन और मोती हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लिखा गया? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज़्यादा जो पुस्तक है वो लिखा गया औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के समय में। और औरंगजेब ने अपने दरबार में गीत पर पाबंदी लगा रखा था। अकबर के दरबार, अपने दरबार में, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि उन्होंने लिखवाया नहीं था, लिखा था, लेकिन औरंगजेब के दरबार में कोई भी गीत वीत नहीं होता था। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार जो है वो तानसेन था। ठीक है। वहीं शाहजहां के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल और जहांगीर, यहाँ पे फिर से शाहजहां हो गया, जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का, यहाँ पे देखो शाहजहां शासनकाल को जो है ये स्थापत्य कला का स्वर्ण काल ही कहा जाता था, और जहांगीर के शासनकाल को जो है वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को 1 माह के अंदर उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके हृदय 3 कोष्ठक होता है? मतलब किसके हृदय में 3 कोष्ठीय हृदय किसका होता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो सांप का जो हृदय है वो 3 कोष्ठीय होता है, 3 कोष्ठीय। अपना हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है। अपना जो हृदय है, जैसे मान लो मनुष्य का हृदय ये है, तो ये यहाँ से और ये इस तरह से और इस तरह से यूँ बटा हुआ होता है। तो ये 1 2 3 4 इस तरह 4 हृदय होता है। ठीक, ये हृदय ऐसा नहीं होता है, मैंने बस बना के दिखा दिया आपको। ठीक है। और सांप सरीसृप वर्ग में आता है, छिपकली, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि सरीसृप वर्ग में ही आते हैं। और सरीसृपों में वो 3 कोष्ठीय होगा। और पक्षी का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया? पहला तो ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इसने अपना कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई द्वारा बनाया गया था। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के त्यागपत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। और आयरन, और पालक में आयरन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये भी आप याद रखें।
और ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्रयोग है वो कपड़े पर लगे जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। तुंगभद्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी जो है, देखिए तुंगभद्रा नदी के बारे में मैं बता दूं, एक आती है तुंगा नदी, एक आती है भद्रा नदी। जब ये दोनों नदी की धाराएं मिल जाती हैं तो इसको तुंगभद्रा नदी कहते हैं, ठीक। और ये जाके मिलती है, तुंगभद्रा नदी जाके मिलती है किस नदी में? तो तुंगभद्रा नदी जाके मिलती है कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी में। तो ये तुंग है, ये भद्रा है और ये कृष्णा है। तो ये दोनों पहले आपस में आके मिलती हैं और फिर उसके बाद कृष्णा में आके मिलती हैं, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी, भाई मैं बता रहा हूँ, और तुंग पश्चिम घाट और गंगा मूल की चोटी तथा भद्रा काडूर जनपद से निकलती है। तुंगभद्रा की लंबाई 531 किलोमीटर है और हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। हम्पी, जो हम्पी का चैरियोट हम देखते हैं नोट के पीछे, कितने रुपए के नोट के पीछे हम्पी का चैरियोट है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कितने रुपए, जैसे 2000 के नोट के पीछे क्या है? मंगलयान है। उस तरह से हम्पी का चैरियोट, हम्पी का रथ किस नोट के पीछे है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है और कौन है, दोनों में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल हैं ये वेंकैया नायडू और ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो। कांगो वनों के देश के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नीति आयोग, देखो इसका सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2005 को हुई थी और ये योजना आयोग के स्थान पे आया था, जो 12 मार्च 1950 को हटा दिया गया था, ठीक है। सॉरी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की, और इसी की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है वो आया, ओके। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है उसके वाष्प दाब से दुगना, उसके वाष्प में जो दाब होगा उससे दुगना उसका आणविक द्रव्यमान होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज, यानी कि देखो ये एक इसने इस तरह से एक फॉर्म बनाया और एक इस तरह से बनाया, ठीक है। ये बार चलता है तो इसको जो लंबा लंबा चला है इसको अलग नाम दिया गया, जो इस तरह से चलता है इसको अलग नाम दिया गया। तो जो लंब रूप में है इसको कहते हैं समूह, और इसको कहते हैं आवर्त। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लंबा वाला होगा तो समूह, और ये क्षैतिज होगा तो ये आवर्त, ओके। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में बनाया था, और मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, और मेंडलीफ के समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसी पौधे के वास्तविक भाग क्या होते हैं? किसी भी पौधे के वास्तविक भाग क्या होते हैं? तो वास्तविक भाग होते हैं जड़, वास्तविक भाग क्या होंगे? जड़, फिर होगा तना और होगा पत्ती, ये इसका वास्तविक भाग होता है, ठीक है। फूल और फल उसका वास्तविक भाग नहीं होता है, ओके। किसी भी पौधे में आप देखेंगे तो जड़, तना और पत्ती तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, ओके। और जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं है वो पौधा नहीं होता, वो कुछ और होता है, ठीक है। अन्य नामों से जानते हैं उनको हम। वहीं विभिन्न प्रकार के पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस का जो थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, और ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि इसको वनस्पति जगत में रखते भी हैं और नहीं भी रखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं गोटाबाया राजपक्षे, ओके। महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है मौलिक कर्तव्यों का 51A में, ओके। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप पढ़ लें। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। शुरू में 11 जोड़ा गया था, लेकिन एक हटा दिया गया बाद में। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन
सॉरी, शुरू में 10 जोड़ा गया था और एक बाद में ऐड किया गया था। ओके, तो वर्तमान में अभी 11 हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी शेयर करें, आप पूरा देखें और जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उसको आप आंसर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।